नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे जब बात करने को आते हैं तो सत्ता और विपक्ष की भूमिकाओं पर अगर ध्यान दें तो इस समय निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सत्ता के साथ, पूरी ताकत के साथ एक बड़ा राजनीतिक कद हासिल कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस के इतिहास को और कांग्रेस को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस की संगठनात्मक ढांचे पर बहुत कुछ बातें करना जरूरी भी है। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन तिवारी जी। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। और सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस को आपने पूरे उत्साह के साथ देखा है, और आज की स्थिति में कांग्रेस को आप किस नजर से देख रहे पहली बात तो आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक सामयिक प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस के वर्तमान हालात को हम किस उससे देखते हैं, यही चाहते ना। हैं जी। तो कांग्रेस का ये संक्रमण काल है। क्या है, कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और बहुत जज्बे के साथ लड़ी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम अपने जीवन काल में आज़ादी पा लेंगे और हमको सत्ता संभालना पड़ेगी या शासन हमारे हाथ में रहेगा। उसके बाद कांग्रेस ने संभाला। कांग्रेस को उजड़ा हुआ हिंदुस्तान मिला था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनके अत्याचारों त्रस्त जनता थी। क्योंकि कोई 100 करोड़ लोगों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, पर पीड़ा 100 करोड़ लोगों की थी। जिसका संघर्ष जिनने किया वो आज़ाद हुए और उनने एक उजड़े हुए हिंदुस्तान को फिर से बसाने की कोशिश की और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बनाया। यहाँ इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। जो यहाँ के कुटीर उद्योग थे, ढाका की मलमल थी, जो कहा जाता है कि एक अंगूठी में से आप निकालो तो पूरा थान निकल जाता था, या एक माचिस की डिब्बी में जाती थी। तो ऐसे सब कुटीर उद्योगों को और कच्चे माल को, कच्चा माल मतलब खनिज, लोहा, जस्ता, और यहाँ जो बहुमूल्य खनिज था वो भी अंग्रेज ले गए। उसके बाद भी नेहरू, गांधी और उनकी टीम ने इस देश को मतलब पिछड़े से विकासशील देशों की श्रेणी में लाकर ऊपर खड़ा किया। और खैर आज इनके साथ चूंकि मीडिया पे इनका कब्जा है, मीडिया पे इनका असर नहीं है, मीडिया इनके मालकियत में है। उसके मालिक, जितने मालिक हैं वो सब मीडिया वाले हैं। कांग्रेस रही, इतने साल सत्ता में हाँ, रही। कांग्रेस ने जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए कि बहुत कुछ काम किए हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की भूमिकाओं को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 2014 के बाद से, लगातार नेहरू निशाने पे हैं। लगातार कांग्रेस को वो बीते कार्यकाल पर, खासकर वो जो एक काल आता है जिसमें कि आपातकाल की बात, उसको भुनाने की कोशिशें होती रही। इस बीच कांग्रेस ने कहीं उसका विरोध उतने मुखर होकर नहीं किया। देखो, आपातकाल के में दो तरह की व्यू कांग्रेस के भीतर भी है, पूरे देश में है। कुछ लोग ने आपातकाल को बहुत अच्छा अनुशासन पर्व माना, विनोबा भावे ने इसको अनुशासन पर्व कहा। आरएसएस ने भूरी भूर प्रशंसा की, खूब तारीफ की। अब डर के कारण की हो या जैसे की हो, कांग्रेस के आपातकाल की वो किया। धीरे धीरे कुछ लोगों में अपराध बोध भी आ गया कि इसमें बहुत अति हो गई, अन्याय हो गया। तो चूंकि एकदम पटरी पे लाए थे और डंडे के बल पे लाए थे भाई, वो स्वेच्छा से लोगों का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था। वो कानून की के शासन में उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो कुछ लोग महसूस भी करते कांग्रेस के भीतर भी कि नहीं, अतियाँ बहुत हुई हैं
वो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा होने वाले लोग भी हैं और इसमें गर्व करने वाले भी लोग हैं। वो समय मजबूरी थी और संसद से पास हुआ था, कोई आपातकाल का प्राविधान इस संविधान में है। और संसद से पारित हुआ था, वो किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था। हालांकि वो अब चूंकि मीडिया एक तरफ है तो वो मीडिया कुछ भी प्रचारित करता है। तो हाँ, एक चीज हुई कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी उसने खूब किया और नई पीढ़ी केवल उसको यशोकान में लगी रही, पर चरित्र में इनने गांधी और नेहरू को उतारा नहीं। इनने हमारे जो बड़े नेता थे, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और बहुत से नेता थे, उन नेताओं के चरित्र को हमने नहीं उतारा। आपको बड़ी आश्चर्य की बात लगेगी, इस क्षेत्र का उस जमाने में सबसे बड़े नेता थे ठाकुर निरंजन सिंह और हरि विष्णु कामत। आज आप युवा पीढ़ी से पूछो, करेली और नरसिंहपुर के लोग नहीं बता पाते कि कौन थे। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको कि हम आपसे बात करना जरूरी है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के पास गिनती के 4 या 5 चेहरे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, और ये एक राष्ट्रीय स्तर पर जो चेहरे थे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने एक तरह से युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन लोगों के तो उपयोग किया ही, लेकिन उसने एक हिंदुत्व का एक ऐसा झंडा पकड़ा दिया जिसमें कि आज स्कूल कॉलेज हर जगह का युवा जो है वो झंडा यात्रा, गदा यात्रा इनमें निकलता है। क्या वजह है कि कांग्रेस अपने उस आज़ादी के नायकों को उस तरीके से तिरंगा लेके युवाओं को खड़ा नहीं कर पा रही है? देखिए, आपकी बात से मैं आधा सहमत हूँ, आधा नहीं। उनने अपने नायकों को नायक बनाने में या उनका प्रचार प्रसार करने में 100 साल लगाए। आरएसएस के जन्म से वो अपने नायक को नायक बनाने में लगे रहे, पर आज तक नहीं बना पाए। जब बना पाए कब? जब सत्ता उनके हाथ पे आई तो सत्ता का दुरुपयोग करके उनने मीडिया पे अपना अघोषित आपातकाल लगा, मीडिया को पूंजीपतियों से खरीदवा के आज जितने पत्रकार हैं वो इंडिपेंडेंट पत्रकार नहीं है। यूट्यूबर छोड़ दीजिए, कुछ बड़े पत्रकार छोड़ दीजिए जिनको अपने अखबार छोड़ना पड़े क्योंकि वो उनकी वैचारिकता की आज़ादी नहीं थी वहाँ। तो उनको भी अपने नायक को रातों रात नहीं कर पाए, उनने भी अपने नायक खो दिए। बलराज माधव की चर्चा करते हैं वो। मोदी जी के आने के पहले वीर सावरकर की चर्चा करते थे क्या? आरएसएस नहीं करती थी क्योंकि इनने पकड़ा। वो पहले गुरु गोलवलकर की बात करते थे इसके पहले, और इनकी कोई बात नहीं करते। गुरु गोलवलकर वैचारिक रूप से उनने किया, पर उनको 100 साल लगे। आज आरएसएस को 100 साल हो गए जब वो अपने नायकों को नायक कह पाए। पर नायकों को कहने के अलावा आप बताइए, खुद बताइए, दीनदयाल जी उपाध्याय का क्या सिद्धांत है? एक लाइन में बदलाते हो तो उनका कौन सा एकात्मवाद। पूरी आप किताब पढ़ लें तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं हो उसमें। आप वीर सावरकर की, मैं अभी किताब ला के आपको दिखाता हूँ। वीर सावरकर को आज भी नहीं मान रहे वो। वीर सावर तो गाय को तो कहते थे वो मूर्ख है जो एक जानवर को अपनी माँ कहते हैं, और उनने गौमांस को उचित बतलाया था, ये तो नहीं मानते। तो इनने तो सिलेक्टिव जो इनके अनुकूल था उतनी बातों को जो उनके नाम पे चला रहे। गुरु गोलवलकर की कौन सी बात मान रहे हैं? गुरु गोलवलकर की किताब आप पढ़िए तो उनके बंच ऑफ थॉट में जो कुछ है उसका ये जवाब नहीं दे पाते। तो इनने दुष्प्रचार और झूठे प्रचार पे ये अपनी दुकान चला रहे। लेकिन एक बात है, युवा पीढ़ी, हाँ, युवा पीढ़ी इसलिए आई, युवा पीढ़ी का हम बदलाएं। जो पहले जो गलतियां हुई, सरकारों ने जो कॉलेज लेवल पे चुनाव होते थे, विश्वविद्यालय लेवल पे चुनाव होते थे, तो हमारा युवा
प्रजातंत्र के प्रति कमिटेड होता था और चैनलाइज होता था। इन लोगों ने किस आशंका में या किस डर में कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के चुनाव खत्म कर दिए। तो युवा में जो नेतृत्व के गुण थे वो कहाँ जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े नेता स्थापित थे, सत्ता स्थापित थी, तो इन नए लोगों को जहाँ खाली स्थान रहा वहाँ चले गए। वो किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं गए, न सिद्धांत के आधार पर वो भर्ती किए गए। वो चूंकि वहाँ भर्ती खुली थी और यहाँ के लगा यहाँ बहुत भीड़ है, हम वहाँ जाके कुछ बन जाएंगे। जिस तरह शरणार्थियों को सबसे ज़्यादा शरण कांग्रेस ने दी। कांग्रेस ने इनके पुनर्वास के लिए सारी व्यवस्थाएं की। आज अधिकांश शरणार्थी वर्ग, उनको शरणार्थी अब तो कहा वो ही नहीं जाता है, अधिकांश शरणार्थी वर्ग भाजपा में क्यों गया। जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच में जो शरणार्थी आए थे, उनको बहुत अवसर दिए कांग्रेस ने, ये आपका मानना है। और वो सब समर्थक किसके हैं? अधिकांश भाजपा के इसलिए समर्थक, तो उनका जो दर्द था कि उनको हिंदू पाकिस्तान में हिंदू के नाम पे उनको यहाँ पुनर्वास करना पड़ा, यहाँ आना पड़ा। वो पीड़ाएं सही, उनके परिवार बर्बाद हुए, कई परिवार मारे गए, बहुत से लोगों की हत्या हुई, तो उनका दर्द एक अलग था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलके और सत्ता करते करते, मतलब सत्ता किसी की रहे तो कुछ लोगों में स्वाभाविक अरुचि भी हो जाती देखते देखते। ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर की बात होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। तिवारी जी, एक और बात जो आखिरी हम कहना चाहेंगे कि अभी गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है जी। महात्मा गांधी के 100 साल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 100 साल हो चुके हैं उसके, और 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की। लगभग इसी उद्देश्य को रखकर गुजरात में 61 साल या 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस में जिस तरह के नेतृत्व की स्थितियां होना चाहिए, प्रदेश स्तर पर लोगों का पहुंचना चाहिए, वो युवा एक जो नेतृत्व की जरूरत है उसकी कहीं कमी लगती है? हम आपकी बात से सहमत हैं, पर ये सच नहीं है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आप देखिए, पिछले चुनाव में सारे युवा भर्ती किए गए थे। अर्जुन सिंह जी जब कांग्रेस में भर्ती किए गए थे, युवा थे। दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस में आए, वो वहाँ की राधोगढ़ पंचायत के अध्यक्ष थे और युवा थे। यूथ कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष बने। तनखा जी युवा थे। अर्जुन सिंह जी जब आए वो युवा थे। विद्याचरण जी आए तो वो तो कॉलेज से निकले ही थे और आए, तो हर व्यक्ति अपने काल में युवा रहा। पर जब दूसरा युवा आया तो उसको वो युवा नहीं लगे। जैसे हम जो लोग जम चुके थे राजनीतिक रूप से, उन्होंने दूसरों को मौके नहीं दिए। मौके ये बात तो तय है। और पैराशूट से जो उम्मीदवार उतारे गए, कहीं कांग्रेस उससे भी कमजोर हुई। आपकी इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, इस पर कोई सफाई नहीं देंगे। अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? जरूर करेगी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा था कि कांग्रेस जो बैसाखियां ले रही थी, मतलब छोटे दलों को के छत्रपों को से समझौते कर करके छोटे भाई की हैसियत स्वीकार करती थी और बड़े भाई की हैसियत से त्याग करती थी। मतलब हर जगह जो त्याग की बात थी वो कांग्रेस को करना पड़ता था उनको एकोमोडेट करने के लिए। हाँ, अभी दिल्ली चुनाव में देख लें आप जिस तरीके तो धीरे धीरे हमारा कार्यकर्ता, मान लीजिए हमने 50 सीट कहीं ली और 100 सीट उनने ली, तो 100 सीट पे जो हमारा कार्यकर्ता था वो तो कहीं लालटेन, कहीं हल्दर, कहीं टार्च, कहीं कोई दूसरा वो लेके करता था। और वो कांग्रेस ही क्यों बना रहेगा भाई, जब वहाँ सरकार बनेगी छत्रप की, उनके शासन रहेगा,
तो वो हमारे थ्रू उनसे काम कराएगा क्या? तो उसने धीरे धीरे स्वीकार किया युवा ने कि अपन डायरेक्ट यहीं जुड़ेंगे। तो धीरे धीरे कांग्रेस छोटी होती रही और युवा बड़े होते रहे। इस बार राहुल गांधी ने जो तय किया है कि हम अपनी जमीन और अपना कार्यकर्ता तैयार करेंगे और जहां हमारी अच्छी स्थिति वहां हम लड़ेंगे। तो यानी कांग्रेस अब तरीके से खड़े होने की स्थिति में आ खड़े गई। होने की स्थिति में है। आपने कल की रैली देखी होगी, अद्वितीय रैली थी। हालांकि आपके जो गोदी मीडिया है जो नहीं लिख रहा है, आप विजुअल्स देखिए, इतनी भीड़ थी कि असहनीय लाखों लोगों की भीड़ थी और वहाँ 42 डिग्री तापमान था। वो दोपहर की बात थी। कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजियां रही आती हैं, मध्य प्रदेश में भी अगर देखें या छत्तीसगढ़ में देखें, अन्य देश प्रदेशों में, तो गुटबाजियों से निकल बाहर कांग्रेस को कब निकाला जाएगा? नहीं, गुटबाजी आप कह रहे हैं ठीक है, गुटबाजी कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। गुटबाजी कमी कहीं नहीं है और गुटबाजी से कांग्रेस को तो नुकसान हुआ। अभी भाजपा को नुकसान शुरू नहीं हुआ है। गुटबाजी का कारण था कि जनता दल कि 6-7 जनता दल बने, जनता दल एस, जनता दल यू, जनता दल जे, जनता दल पी, तरह तरह के जनता दल। आप बताइए समाजवादियों की कितनी दुर्गति हुई है। कांग्रेस में भी तो कांग्रेस, रेड्डी कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस, बहुत सारी कांग्रेस। नहीं, वो तो सब खत्म हो गई। कांग्रेस की से जो निकले जितने दल दिख रहे हैं अभी 17, महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो धड़ा गया उसने बहुत नुकसान दिया और वहाँ वो मजबूत हो गए। बंगाल में जो गए वो मजबूत हो गए, कर्नाटक में जो गए वो मजबूत हो गए। तो कांग्रेस को भी बहुत नुकसान हुआ है। रामा राव गए तो रामा राव ने दूसरा दल बनाया, वो आज वो दल है वहाँ। आंध्र की बात करें अपन तो आपकी इस बात से सहमत हैं कि गुटबाजी ने बहुत नुकसान दिया। पर गुटबाजी में जो ज़्यादा प्रजातंत्र है या ज़्यादा उदारता है, वो भी किसी संगठन को चलाने के लिए बहुत कठिन काम होता है। चर्चा बहुत है दोस्तों, कांग्रेस खड़ी हो रही है, कांग्रेस ताकत के साथ एक बार फिर अपने आप को चुनाव के मैदान में लेके आएगी। बिहार चुनाव में बेहतर संभावनाएं हैं। ये सारी चीजें हैं, अभी चुनाव बाकी है, अधिवेशन हो रहा है, क्या निष्कर्ष निकलेगा, युवाओं को कितने तरीके से ये राजनीतिक रूप से कांग्रेस अपने से जोड़ पाएगी, ये भविष्य के प्रश्न भी हैं। मदन तिवारी जी से आज की चर्चा बस यहीं पर। नो न्यूज़ ओनली व्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद।